नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज न्यूज रूम में हमारे साथ बिहार के एक मुसलमान है, नाम है दानिश इकबाल। जुड़े हुए हैं भाजपा से, लेकिन कहते हैं कि मैं देशज मुसलमान हूं, मैं पसमानदा मुसलमान हूं और मैं वो मुसलमान नहीं हूं जो मोदी सरकार का विरोध करता हूं। मोदी सरकार कोशिश कर रही है वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दिलाने की, लेकिन विरोध कर रहे हैं देश के मुसलमान, देश के मुस्लिम संगठन। लेकिन दानिश इकबाल तो साथ खड़े हैं मोदी सरकार के। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है और यह कमेटी कल पटना में होगी, मतलब 18 जनवरी को। जगदंबिका पाल चेयरमैन है और ओवैसी भी आ रहे हैं। तो दानिश इकबाल तैयार है ओवैसी को सुनाने के लिए। ओवैसी इस बिल के खिलाफ होंगे और दानिश इकबाल इस बिल के समर्थन में होंगे। और देश के मुसलमान जो इसका विरोध कर रहे हैं, दानिश इकबाल समर्थन क्यों कर रहे हैं, हम यह समझना चाहते हैं। देश के तमाम मुस्लिम नेता और समाज, आपका मुस्लिम समाज, लेकिन आप अकेले क्यों मुसलमानों के खिलाफ हो गए? आप भी तो मुसलमान हैं दानिश इकबाल जी। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो देखिए, कल जो जेपीसी कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें मुझे मौका मिलेगा, एक भारतीय देशज मुसलमान को मौका मिलेगा बोलने का, जो गरीब, पिछड़े, यतीम, बेवा, मिस्कीन है, उनकी तरफ से कल मैं बात करूंगा। आप कह रहे हैं देशज मुसलमान, मतलब देशज मुसलमान और विदेशी मुसलमान दोनों हैं क्या? निश्चित तौर पर इस देश के अंदर दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान है जो विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत में आए, जो बगदाद से आए, जो ईरान से आए, जो अरबिक मूल से भारत में आए। और दूसरे मुसलमान वो मुसलमान हैं जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं और भारतीय खून के हैं। भारतीय खून के हैं, भारतीय खून के वो देशज मुसलमान है, और जिनकी संख्या इस देश के अंदर 75% से 80% है। और जो विदेशी मुसलमान आए हैं उनकी संख्या लगभग इस देश के अंदर 15% है, जो अपने आप को सवर्ण मुसलमान कहते हैं, जिन्होंने अरबिक ईरानियन कल्चर को ला करके हमारे ऊपर थोपने का काम किया है, जिन्हें सवर्ण मुसलमान कहते हैं। सवर्ण मुसलमान आप कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत सुपीरियर हूं। उनके टाइटल्स क्या होते हैं? ओवैसी जो है ईरान के एक शहर का नाम है। ओवैसी एक शहर है। अच्छा। शिरवानी जो है ईरान के अंदर एक शहर है। आप बुखारी बगदाद से जो लोग आए वो बुखारी है, बुखारा एक जगह है वहां पे। तो इनका टाइटल ये होता है। ये 700-800 वर्ष पूर्व आए थे, लेकिन अभी तक अपने टाइटल को भी जो है बदल नहीं पाए। लेकिन आपकी बात भी मान लें, जितने मुसलमान हैं वो मोदी के खिलाफ होते हैं, चाहे वो देशज हो, चाहे आप जिन्हें विदेशी कह रहे हैं या विदेश से आए हुए कह रहे हैं, सभी खिलाफ होते हैं। आप तो डफली बजाने लगे मोदी का, मुसलमान ही आपकी जान ले लेंगे, आपके पीछे लग जाएंगे। देखिए, ये समझने का विषय है, कोई मुसलमान मोदी के खिलाफ नहीं है। कोई मुसलमान मोदी के खिलाफ हाँ, कुछ लोग जरूर खिलाफ है, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जरूर खिलाफ है। एक उम्मीदवार तो देते नहीं है। अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला होगा तो चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। दानिश इकबाल चुनाव लड़ने वाला नहीं है, और दानिश इकबाल अगर भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रमुख है तो दानिश इकबाल के अंदर काबिलियत थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कोई दूसरा व्यक्ति अगर काबिल होगा, संगठन की समझ होगी, चुनाव लड़ने वाला होगा, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टिकट भी देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको चुनाव में टिकट दिया गया। अभी रिसेंटली हरियाणा में चुनाव हुए थे, हरियाणा में चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। जम्मू कश्मीर में लड़वाया गया, जहां हमारे कार्यकर्ता उस तरह के होंगे वहां लड़वाया जाता है। मजबूरी है नहीं, बिहार में, हरियाणा में कौन सी मजबूरी थी ज्ञानेश्वर जी? हरियाणा में चुनाव लड़वाया गया, 2 मुसलमान, वो भी देशज मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। खारिज हो गए ना। किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अच्छा, व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम लोग वक्त बोर्ड पर बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं देशज मुसलमान और पसमानदा मुसलमान। तो कल जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि एक देशज मुसलमान जो है इस जेपीसी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगा, अपना जो है अपनी बात को रखेगा। ये हिम्मत और ये ताकत मोदी जी ने दिया है। मोदी जी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर तुष्टीकरण के नाम पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नाम पर 75% देशज पसमानदा को मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज लोग पसमानदा को जानने लगे हैं, आज पसमानदा विमर्श शुरू हुआ है, तो ये नरेंद्र मोदी जी की देन है और सामाजिक न्याय के आधार पर वो कर रहे हैं। अच्छा,
उसी तरह से जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्रधानमंत्री ने लाया है, तो इसमें उन जिनका अधिकार है इस पे, जो यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, एक्चुअल में वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उस पे जो अधिकार है वो उनका है। लेकिन 70 वर्षों के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज को जो बड़े बड़े सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान दलाल हैं, उन्होंने लूटने का काम किया। दलाल हैं निश्चित तौर पर। अच्छा, जो मुस्लिम दलाल हैं, जो मुसलमानों के नाम पे दलाली दलाल कर रहे हैं, ओवैसी को दलाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे बहुत से लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान थे, असदुद्दीन ओवैसी हैं, इमाम बुखारी हैं, और बहुत से ऐसे दीगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उनके जो नेता रहे उन्होंने उसका अपीजमेंट किया और उन लोगों ने मुस्तहिक गरीब के हक और हकूक को लूटने का काम किया है। उसमें आपको बताना चाहूंगा कि इससे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी लैंड है, आर्मी के बाद और रेलवे के बाद सबसे बड़ी लैंड है। 10 लाख एकड़ से ज्यादा का इसका क्षेत्रफल है और इसके अंदर दुनिया के 20-25 देश समा जाएंगे। अच्छा, आप सोचिए इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका बंदरबाट हुआ, निश्चित तौर पे 70 वर्षों से कोई हिसाब किताब नहीं। जिसने जितना चाहा उसको लूटा, जिसने जितना चाहा उसको बेचा। आज अगर मुसलमान सच्चर कमेटी के अनुसार आज अगर मुसलमान जो है दलित से भी गया गुजरा है, पिछड़ा है, तो क्यों है? अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज जो यतीम, बेवा, मिस्कीन जो है वो आज गरीब नहीं होते। लेकिन आप कह रहे हैं गैर मुस्लिम को शामिल करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये देखिए, वक्फ जो मैं समझाना चाहता हूं कि वक्फ जो है, अच्छा वक्फ जो प्रॉपर्टीज है, अच्छा वक्फ पर समझाइएगा दानिश जी। एक सवाल मैं ले लेता हूं, यह तो आप मानते हैं ना कि इस देश पर जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है? निश्चित तौर पर, निश्चित संविधान वो हक देता है, संविधान वो अधिकार देता है। अच्छा, मोदी सरकार में किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनना चाहिए था या नहीं बनाया जाना चाहिए था? नहीं, क्यों नहीं? अगर ये तो देखिए फिर वही बात हो गई जी कि मंत्री बनाना ही इंपॉर्टेंट है या उस समाज का मुख्य धारा में जोड़ करके उसका विकास करना इंपॉर्टेंट है। देश में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाता। इस देश के अंदर मोदी सरकार के अंदर एक राज्यपाल भी तो है ना, नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भी तो है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री भी तो है ना। देश के देखिए ज्ञानेश्वर जी, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सिर्फ इस नाम पे बना दिया जाए कि वो मुसलमान है, उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब भाजपा में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो देश में मंत्री बनने लायक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 40-40 मुसलमान जो है कभी मंत्री हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश से 20-20 मुसलमान जो है लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश से 10-10 मंत्री हुआ करते थे केंद्र में। लेकिन मुसलमानों की क्या हालत हुई? अच्छा, आपसे ज्यादा अगर बदतर हालत मुसलमानों की है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए, मेरा ये मानना है मुस्लिम शामिल हो, लेकिन मुस्लिम केंद्रीय कैबिनेट में न रहे तब भी चलेगा। मुसलमानों को सांसद बना देने से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। अच्छा, मुसलमानों का भला तभी होगा और गैर मुस्लिम को शामिल कर देने से वक्फ बोर्ड का भला हो जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों होगा, मैं बता रहा हूं। एक चीज जो गुमराह किया जा रहा है हमारे मुसलमानों को कि वक्फ जो है शरिया है, शरिया का पार्ट है। नहीं, वक्फ शरिया का पार्ट नहीं है। वक्फ एक कमेटी है, एक मैनेजमेंट कमेटी है। वक्फ का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है, कहीं इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है वक्फ का जिक्र। लेकिन जिन लोगों ने अपने असबाब को, अपने जायदाद को दीनी काम के लिए या सामाजिक काम के लिए दान किया, उसके लिए एक सिस्टम बना वक्फ का। 2 तरह के वक्फ होते हैं, एक वक्फुल औलाद और एक वक्फुल इस्लाम। अच्छा, इसमें वक्फुल औलाद वो होता है कि जिसमें जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वक्फ कर दिया और उनका जो मुतवल्ली होगा, उनका जो संरक्षक होगा, वो सिर्फ उनके खानदान वाला ही होगा और वो उसको बेच नहीं पाएगा। और उसका जो इस्तेमाल होगा वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवा मिस्किनों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए और दीनी कामों के लिए, जैसे दिगर मस्जिद बनाना हुआ, मदरसे बनाने हो, बच्चे को पढ़ाने हो, यतीम बेवा की शादी करनी हो, इस तरह के उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसमें जो है क्या हुआ कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, और उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पहली बात, मतलब आप दलाल कह रहे हैं जो बदनाबाद किया। पहली बात कि इन्होंने कहा कि वक्फ शरिया है, वक्फ शरिया नहीं है, वक्फ इस्लामिक लॉ नहीं है, वक्फ जो है कुरान से कहीं साबित नहीं है। अच्छा, ये दुनिया के अंदर लोगों ने अपने सामाजिक काम के लिए इसको बनाया। सरकार ने उसमें जो है एक कानून बनाया, उसके रख रखाव के लिए बोर्ड बनाया, काउंसिल बनाया और उसके अंदर लोगों को जो है जिम्मेदारियां दी ताकि इसका संचालन जो है पारदर्शी तरीका से हो सके। लेकिन यह वास्तविकता में हुआ नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आए। इसके अंदर उन्होंने कुछ प्रावधान लाए कि उस प्रावधान के अंतर्गत जो है इसके अंदर जो है इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो है पारदर्शिता आ जाए और वक्फ बोर्ड जिसके लिए बना है
जिसके भलाई के लिए बना है, जिसके हक हकूक को दिलाने के लिए बना है, उसको उसका हक दिलाया जा सके। अच्छा, इसलिए ये बिल लाया गया। अच्छा, आप सच्चे मुसलमान हैं? नहीं, ये तो सच्चे मुसलमान और मतलब मुझे समझ में नहीं आया सच्चे मुसलमान क्या होता है। चलिए ठीक है, सच्चा मुसलमान क्या होता है? चलिए ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं सच्चा मुसलमान वो होता है हाँ, जिसका एक यकीन होता है अल्लाह पे। चलिए, अल्लाह पर यकीन है ना। चलिए, हम ये कह रहे थे कि गैर मुस्लिम को आप कह रहे हैं कि शामिल किया जाना स्वागत योग्य कदम है, तो आप इसके लिए भी मांग करेंगे कि जो बाकी जो धर्मों के जो जितने बोर्ड हैं या संस्थान हैं, वहां भी गैर हिंदू या गैर ईसाई उन्हें शामिल कर दिया जाए? ज्ञानेश्वर जी देखिए, वक्फ बोर्ड को जी और दूसरे जो दीगर आप मान लीजिए कि राम मंदिर न्यास का संस्था है या दीगर और भी जो संस्थाएं हिंदुओं के, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो देश के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लैंड है। आप बता दीजिए कि किसी भी हिंदू संस्था के अंदर इस प्रकार का कहीं पे कोई संपत्ति हो या इस प्रकार का कोई व्यवस्था हो, दोनों में अलग अलग चीजें। जैसे आप अगर राम मंदिर न्यास की बात कर रहे हैं तो आप निजामुद्दीन दरगाह या अजमेर शरीफ की दरगाह से तुलना कर सकते हैं, तो उस दोनों की आप तुलना कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल्कुल अलग है बाकी दीगर जो है। अच्छा, दीगर जो संस्थाएं हैं, मतलब आप मानते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा का अभियान पूरे देश में चला है? वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन को कब्जाया गया है। इसके अंदर जो 1995 का अधिनियम के अंदर आर्टिकल 40 है वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके अंदर ये प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड किसी के भी प्रॉपर्टीज को बोल दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। अच्छा, और इसका उदाहरण है उसका उदाहरण है फतुहा, पटना से पास का फतुहा। मेरा घर है, आपका घर है फतुहा। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी आए थे और वहां गए थे। वहां मुतवल्ली ने क्या किया, मुतवल्ली कहते हैं संरक्षक को, जो उस वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो संरक्षक होता है, उसने क्या किया, उसने जो है वहां के मुसलमानों के ही प्रॉपर्टीज को बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है। अच्छा, 10-15 लोगों के घर थे, उसमें उस मुतवल्ली का भी घर था, और उसने कहा कि मेरे घर को छोड़ के जितने मुसलमान हैं यहाँ पे, वो सारे मुसलमानों का घर जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, उसने जो है दावा ठोक दिया उस पे। अच्छा, अब सोचिए, और उसके बाद जो प्रावधान ऐसा है आर्टिकल 40 का कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो वो उसका हो जाता था। तो इसलिए इस बिल के अंदर जो बिल 2024 आया उसमें यह प्रावधान लाया गया है कि आर्टिकल 40 को हटाया जाए, डिमोलिश किया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी किसी भी संपत्ति को जो है अपना अधिकार ना जमा ले। और बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, फतुहा के केसेस आए थे, मुसलमानों की संपत्ति को ही वक्फ बोर्ड कह रहा है। साल में ऐसी कोई जमीन है जिसे वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा लिया गया हो? बहुत जमीन है, बहुत जमीन है, बहुत जमीन है। अच्छा, जो कि देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो वक्फ बोर्ड की जमीन को जो मुतवल्ली हुआ, संरक्षक हुआ, उसने जो पहले से जो जमीन थी उसको औने पौने भाव के बेच दिया, मार्केट में कॉर्पोरेट को बेच दिया। दूसरा एक इसमें और चीजें क्या है कि जैसे वक्फ के बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो वो रेंट आता है, तो वो करते क्या है कि जो मार्केट वैल्यूज है उससे 100 गुना कम वहां से रेंट वसूलते हैं और अपना पर्सनल सेटिंग उनके साथ रहता है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर वो मोटा अमाउंट ले लेते हैं। और आप चले जाइए पूरे देश के अंदर, मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी हो, आप मस्जिद के चारों तरफ जो बनी हुई दुकानें होती हैं उनके जो रेंट होते हैं, किराया होते हैं, सब दुनिया में सबसे कम होता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू से। मतलब भ्रष्टाचार बहुत है ना? भ्रष्टाचार की इंतहा है, इंतहा है। इसलिए अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इस बिल जो आया है इसको पास होना बहुत जरूरी है। जो लोग गैर मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि गैर मुस्लिम क्या छोड़िए, अगर दूसरे गोला से कोई एलियंस भी आ जाए और प्रधानमंत्री कहे कि इस 2 लोगों को भी इस बोर्ड के काउंसिल में शामिल कीजिए, तो भी मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। आप ये भरोसा नहीं है, लेकिन आपके समाज को भरोसा तो है ना? समाज को भी भरोसा नहीं है। अगर समाज को भरोसा होता तो समाज की स्थिति आज ये नहीं होती। समाज का विश्वास ना इस देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर है, ना मुस्लिम संस्थानों के ऊपर है, ना मुस्लिम रहनुमाओं के ऊपर है। वो जानते हैं कि ये सब के सब मुस्लिमों के दलाल हैं और उन्होंने 70 वर्षों से दलाली की है, मुसलमानों के वोट को बेचा है। इस देश का 75% जो मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसको इन लोगों ने जाहिल बनाने का काम किया, इसको इन लोगों ने अनपढ़ बनाने का काम किया, इनको जो है कहीं भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। तो शुद्धिकरण मोदी कर रहे हैं निश्चित तौर पर। उसका उदाहरण है, अच्छा, उसका उदाहरण है ट्रिपल तलाक की प्रथा। ट्रिपल तलाक की प्रथा से कानून बना करके, पास करा करके, उसमें मुस्लिम बहनों और माओं को, हमारी बेटियों को जो जिंदगी बख्शी है, जो जिंदगी में रोशनी दी है नरेंद्र मोदी, वो मुझे लगता है कि शायद ही मुसलमान उसको भूल पाएगा। और इस बात का सबूत यह है, इस बात का सबूत यह है ज्ञानेश्वर जी,
कि ट्रिपल तलाक के चर्चे कितने हुए, कितने संवाद हुए, विमर्श हुआ, विरोध हुआ, और अंत में कोर्ट के अंदर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वीकार किया कि ट्रिपल तलाक जो है, उसका जो प्रावधान है, लॉ है, वो जो है गलत है, लेकिन मुझे दिया जाए, दानिश जी आपको मुझे दिया जाए इस प्रक्रिया को सही करने के लिए। जब आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ट्रिपल तलाक का प्रावधान गलत था, तो आपने इस देश के अंदर 70 वर्षों तक शाहबानों से लेकर के ना जाने कितनी माओं, बहनों और बेटियों की जिंदगी खराब करने का काम किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ये ओवैसी ने, इन मुस्लिम तंजीमों ने, क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या माफी मांगना नहीं चाहिए उनको? दानिश जी आपको याद है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यकीन मोदी जी पे है, और यकीन जिस तरह से मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून का जो है कानून बनाया, मुस्लिम बेटियों की जिंदगी में रोशनी लाई, उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ला करके यतीम, बेवा, मिस्कीन की जिंदगी में रोशनी लाने का काम करेंगे। अब आप सोचिए, जिसके पास प्रॉपर्टीज 10 लाख एकड़ की प्रॉपर्टीज हो, उसके समाज के लोग, उसके कौम के लोग क्या रोड पे बैठेंगे? क्या भूख मरेंगे? क्या तालीम से जो है वो महरूम रहेंगे? लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा। दानिश जी आपको याद है, पिछले बार भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, और उसके बाद रात को आपका जीना हराम हो गया था, लोग आपको तलाश रहे थे, आपको धमकियां दे रहे थे। आज फिर से आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपके ही अपने लोग जो आप देशज कह रहे हैं, पसमानदा कह रहे हैं, फिर से आपको, और मुझे नहीं लगता है कि आपके बचाव में कोई मुसलमान सामने खड़ा होने वाला है। ज्ञानेश्वर जी देखिए, इस देश के अंदर निश्चित तौर पर कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं। मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर कुछ पाकिस्तानी नुमा छोटे छोटे पॉकेट रहते हैं। अच्छा। इस देश के अंदर वो रह रह करके जो है मुस्लिम हिंदू का जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। अलीगढ़ उसका एक नमूना है। अलीगढ़ नमूना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका नमूना है। इस तरह से जो और भी जो मुस्लिम इदाराएं हैं जी, वो उसके जो है उदाहरण है, जो पाकिस्तानी पॉकेट के तहत भारत में काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों को अलग अलग रखने का काम करते हैं। मैं तो बहुत ही विनम्रता से ये बात पूछना चाहूंगा, कल जब असदुद्दीन ओवैसी जब कल बैठक में आएंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गैर मुस्लिम का विरोध किस आधार पर आप कर रहे हैं? अच्छा। वक्फ बोर्ड जो काउंसिल बनेगी वो कोई मदरसा या मस्जिद की काउंसिल नहीं होगी, वो मस्जिद के अंदर इमाम और मुअज्जिन की काउंसिल नहीं होगी, मुसलमानों को ज्ञानेश्वर जी वो उनकी काउंसिल नहीं होगी। वक्फ बोर्ड एक सरकार के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज का देखभाल करेगी। और अगर उसके अंदर गैर मुस्लिम आते हैं और उसका विरोध हो रहा है, तो मुझे याद आता है वही 2 नेशन थ्योरी, जिसका सबसे पहले 1857 के बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले इस देश में किसी ने बात की थी, तो वो थे सर सैयद अहमद खान, जिन्ना तो बाद में आए थे। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, और आज मुझे वही हिंदू मुसलमानों को अलग अलग रखने की बात की थी। आज अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसके अंदर आप मजहब के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति फलाने मजहब का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड कोई दरगाह कमेटी नहीं है, वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद कमेटी नहीं है, इसलिए इसके अंदर गैर मुस्लिम का होना निहायत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 70 वर्षों तक हमने इंतजार किया कि हमारे हक और हकूक को आप दिलाने का काम करेंगे जो सो कॉल मुस्लिम रहनुमा है, लेकिन आपने नहीं किया। आज इस देश के अंदर कोई फरिश्ता बनकर के आया है। ज्ञानेश्वर जी फरिश्ता बनकर के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब SC ST आयोग बनता है, बोर्ड बनता है, तो SC ST वाले लोग ही रखे जाते। क्या आपके पास मुसलमान नहीं है? मतलब आप बताइए ना, बिहार में 10 मुसलमान नेता हैं बीजेपी के पास जो चुनाव लड़ने लायक हो? ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब किसी संस्था को आप नहीं चला पा रहे हैं, आप एक बात बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ट्रिपल तलाक कानून चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लेकिन आप बोलिएगा कि क्यों सरकार को आना पड़ा? नहीं, आप बोलिएगा क्यों सरकार को आना पड़ा, क्यों कानून बनाना पड़ा? क्योंकि आप फेल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने में वो फेल हुए। इसी तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को संरक्षित करने का, उसका अधिकार उन लोगों को तक दिलाने में वक्फ बोर्ड फेल हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री ने 2 गैर मुस्लिमों को डालने का काम किया। जब आप फेल होंगे तो सरकार इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, फेल हो गए, लेकिन 10 साल आपके भी हो गए, 11 साल हो गए। बिहार में 10 मुसलमान बताइए जिसे बीजेपी ने तैयार किया कि हां आगे हम इन्हें सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, इन्हें टिकट तक पहुंचा सकते हैं। एक बात बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी
में जितने मुसलमान जुटते हैं उसी के हिसाब से जो कार्यकर्ता बन के उभरता है, और जो कार्यकर्ता उस लायक होता है उसको चुनाव में दिया जाता है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं तो क्यों नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में? क्यों नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में सबको टिकट देना जरूरी है। नहीं, क्यों नहीं दिया मुसलमान को? मुसलमान को चुनाव में टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम अलायंस पे चुनाव लड़ रहे थे। अलायंस पे चुनाव लड़ रहे थे। हम मात्र 11-12 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। तो सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान 17 सीट पर लड़ रहे थे, 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, तो सिर्फ इसलिए ज्ञानेश्वर जी कि मैं मुसलमान हूं तो इस आधार पर टिकट नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी आपने 2020 में विधानसभा में दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई 2020 में विधानसभा में दिया था। ज्ञानेश्वर जी, चुनाव जो लड़ा जाता है वो टैक्टिक्स के आधार पर लड़ा जाता है। तो कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं, स्ट्रेटेजिक्स के आधार पर लड़ा जाता है। कोई कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सके। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। हरियाणा में 2-2 कार्यकर्ता थे। बिहार की धरती पर हरियाणा में 2-2 कार्यकर्ता, बिहार की धरती पर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान मंत्री है, उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी को कहां सुनाएंगे? मुसलमान है। कल ओवैसी को कहां सुनाएंगे आप जी? कल ओवैसी को कहां सुनाएंगे? पटना में ना, पटना में सुनाएंगे। हाँ, तो भाई पटना में कोई मुसलमान क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे लगता है एक ज्ञानेश्वर जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विषय में बात कर रहे हैं, और इस आधार पर यह तय नहीं होगा कि बिहार में किसी मुसलमान को सदन नहीं भेजा गया। इस आधार पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो नीयत है नरेंद्र मोदी की, वो तय नहीं हो सकती है। चलिए, आप यह भी कह रहे हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट की प्रक्रिया, ट्रिब्यूनल पर भरोसा उठ गया? ज्ञानेश्वर जी, एक बात बताइए, हम संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है जी, उसे हमें पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो अगर एक वक्फ ट्रिब्यूनल को आप मान लीजिए कि जो उसने फैसला ले लिया वो आखिरी फैसला हो जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश के कानून और संवैधानिक व्यवस्था और जो उच्च न्यायालय है हमारी, उसका अपमान है। अगर किसी व्यक्ति को वो सेटिस्फाइड नहीं होता है ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले से, तो उसका ये अधिकार, ये हमारा देश का संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान इसको वो अधिकार देता है कि वो देश के उच्च न्यायालय में जाए। इसमें किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। इससे जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है। आप चाहते हैं कि आपकी जो लूट है, खसोट है, आपकी जो भ्रष्टाचार है, वो आगे कोर्ट तक मामला नहीं जाए। आप वहीं पे जो है लूट खसोट करके व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट से ही बाहर कर दें, तो मंशा जाहिर हो जाती है। तो वैसे से जिया करेंगे आप? निश्चित तौर पर कल मुझे जो समय मिला है, उस समय में मैं निश्चित तौर पर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के सपोर्ट में इस देश के मुसलमानों के हक की बात करूंगा। यतीम, बेवा, मिस्कीन के जो हक दिलानी है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उसकी बात करूंगा। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां के लोगों को समझा पाएंगे? आप कितने लोगों से बात किए हैं ज्ञानेश्वर जी हमारे इलाके में? आप हमारे इलाके में आइए और बात कीजिए जी। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बहुत से लोगों को जो मैंने पॉइंट बताए कि जैसे वक्फ आर्टिकल 40 को डिमोलिश किया जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को अगर हम आखिरी नहीं मानते हैं और हम उच्च न्यायालय के लिए दरवाजा खोल देते हैं, ज्ञानेश्वर जी, इसका फायदा उन मुसलमानों को भी होगा जिनका फतुहा में जमीन और घर हड़प लिया गया। आप समझिए बात को। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हक और नियत की है, अधिकार और हकूक की है। तो जब अगर हम सुनवाई करने जाएंगे उच्च न्यायालय में, तो हमारे उन मुसलमान भाइयों को भी न्याय मिलेगा। आज न्याय नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। धारा जो आर्टिकल 40 हट जाने से जो वक्फ का प्रावधान बना हुआ है अभी कि किसी के भी घर को जाकर के वो बोल दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, और ज्यादातर इसे मुसलमानों के घर को हड़पा गया है। आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी का क्या स्टैंड है? ये तो वही बताएंगे कि उनका क्या स्टैंड है। और पार्लियामेंट के अंदर बहुत स्पष्ट स्टैंड रहा है, लेकिन उसके बाद सदन के अंदर जेडीयू के ललन सिंह जी ने बहुत स्पष्ट जो है तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का समर्थन किया, सपोर्ट किया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और भारतीय मुसलमान, देशज मुसलमान, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बिल का देशज और पसमानदा कहकर आप क्या बोलता है, ओवैसी को आप विदेशी मुसलमान साबित कर देंगे? बिल्कुल, जिनका टाइटल ही ओवैसी है, ओवैश शहर के रहने वाले आजम खान भी विदेशी हैं, तो ये लोग तो अपने आप को कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ज्ञानेश्वर जी, असदुद्दीन ओवैसी ने सैकड़ों बार कहा है कि मुगल की सल्तनत हमारे बाप दादाओं की सरकार थी, हमारी सरकार थी। ये चार मीनार, ये जामा मस्जिद, ये ताजमहल हमारे बाप दादाओं ने बनाया। और मैं कहता हूं कि वो एक आक्रांताओं के द्वारा बनाया गया, जिसमें हमारे भारतीय मुसलमानों के बाप दादाओं ने मेहनत किया, मजदूरी की। तो ये फर्क है, समझिए आप। मंदिरों को तोड़ दिया और मुगल कभी हमारे जो है नहीं हो सकते। मुगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको आक्रांताओं मानता हूं। और उन आक्रांताओं के साथ शेरवानी,
ओवैसी, बुखारी जैसे लोग भारत के अंदर आए और वो रह गए, और आज भी उनकी सोच, उनकी जहनियत वही है, अलग भारत को तोड़ने की। चलिए, तो उनकी सोच और जहनियत वही है, तो दानिश इकबाल साहब कल ओवैसी के सामने मुकाबला करेंगे, वो अपना तर्क देंगे, ये अपना तर्क रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कल जब दोनों की भिड़ंत हो जाए, इसके बाद भी इनसे हम बातचीत करें कि क्या इन्होंने कहा और उन्होंने क्या कहा। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।